तो आज अपन शुरू कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं पादप उत्तक संवर्धन का क्या स्कोप है, क्या क्या इसकी उपयोगिताएं हैं। तो इसकी उपयोगिता के बारे में पिछले 2-3 लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं और उनमें से पहली उपयोगिता ये थी कि इस विधि के सहायता से जो पौधे रेयर, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक बन गए हैं उनका संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा, इस विधि से सूक्ष्म गुणनन किया जा सकता है। तीसरा, इस विधि से वायरस मुक्त पौधे बनाए जा सकते हैं। चौथा, इस विधि से अगुणित पौधे बनाए जा सकते हैं। पांचवा, इस विधि से सोमेटिक एम्ब्रियो बनाए जा सकते हैं। छठा, इस विधि से सोमा क्लोनल वेरिएंट बनाए जा सकते हैं। और इसके आगे आज अपन देखेंगे कि इस विधि के द्वारा पौधे का प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया जा सकता है और दो भिन्न भिन्न पौधों के प्रोटोप्लास्ट को संलयित करके उससे नया हाइब्रिड और साइब्रिड बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो नेक्स्ट इसकी उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है, वो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन। प्रोटोप्लास्ट संवर्धन, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। कोशिका भित्ति रहित कोशिकीय तंत्र को जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका भित्ति रहित कोशिकीय द्रव्य को या कोशिकीय तंत्र को जीव द्रव्य कहते हैं। अब इस जीव द्रव्य को या पौधे के जीव द्रव्य को क्यों निकाला जाता है, क्यों आइसोलेट किया जाता है, क्यों इसका संवर्धन किया जाता है, क्यों इससे पौधा बनाया जाता है, या जीव द्रव्य संवर्धन की और क्या क्या उपयोगिता है। जब पौधे प्रकृति में सीड से बन सकते हैं, कटिंग से बन सकते हैं, तो क्या जरूरत पड़ी कि पौधे के जीव द्रव्य का संवर्धन किया जाए। तो पौधे का जीव द्रव्य का संवर्धन करने के 2-3 महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन तो इसका एक मेन टॉपिक होता है, उसमें देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्टरी इस पे देता हूँ कि जीव द्रव्य का संवर्धन क्यों किया जाता है। तो जीव द्रव्य का संवर्धन करने के 2-3 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो डिस्टेंट वैरायटी, जिसमें नेचर में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, नेचर में क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है, उन पौधों का प्रोटोप्लास्ट संलयित करके नया हाइब्रिड पौधा बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट उपयोगिता है डिस्टेंट मतलब दो अलग अलग प्रकृति में क्या है कि इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग परमिसिबल है, इंटर स्पीशीज परमिसिबल नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन टिश्यू कल्चर विधि, उत्तक संवर्धन विधि वह विधि है जिसके अंदर डिस्टेंट वैरायटी, जिसकी जीनस भी बिल्कुल अलग अलग हो, प्रजाति नहीं, जीनस अलग अलग हो, तो दो भिन्न भिन्न जीनस के मध्य संकरण करके नया हाइब्रिड बनाया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल है पोमेटो। पोटैटो और टोमेटो
दोनों के जीव द्रव्य पृथक करके उनके जीव द्रव्य में संलयन करके नया हाइब्रिड पौधा बनाया और उसका नाम दिया गया पोमेटो। और पोमेटो पौधे में, एक ही पौधे में ज़मीन के अंदर आलू बनते हैं और पौधे के वायव्य भाग में टमाटर लगते हैं। तो ये दोनों अलग अलग जीनस है, एक है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम और दूसरा है सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू है सोलेनम ट्यूबरोसम और टमाटर है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। तो दोनों को फ्यूज किया, दोनों को प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया और संलयित किया और उससे नया पौधा बनाया जिसका नाम दिया गया पोमेटो। तो इसकी ये एक तो एप्लीकेशन ये है कि जो डिस्टेंट जीनस है उसके प्रोटोप्लास्ट का संलयन करके नया हाइब्रिड प्लांट बनाया जा सकता है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है इनके प्रोटोप्लास्ट संलयन के दौरान कुछ एक साइब्रिड भी मिलते हैं। साइब्रिड क्या होते हैं? साइब्रिड जब दो प्रोटोप्लास्ट को आपस में संलयित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों ही प्रोटोप्लास्ट का जीव द्रव्य तो आपस में संलयित हो जाता है, लेकिन एक का केंद्र विलुप्त हो जाता है, केंद्र एक का ही मौजूद रहता है। ये मान लीजिए दोनों के प्रोटोप्लास्ट है, ए और बी, इसका संलयन करेंगे तो अगर ये ऐसा प्राप्त होता है तो ये तो कहलाता है हाइब्रिड। और अगर ये ऐसा प्राप्त होता है कि एक का जीव द्रव्य गायब हो जाता है मतलब जब दो प्रोटोप्लास्ट का संलयन करते हैं और दोनों के ही केंद्रक और जीव द्रव्य का संलयन हो जाता है तो वो स्थिति कहलाती है हाइब्रिड। लेकिन जब दोनों ही संलयित होने वाले प्रोटोप्लास्ट में जीव द्रव्य तो संलयित हो जाता है लेकिन एक का केंद्रक विलुप्त हो जाता है, केवल एक जीनस का ही केंद्रक मौजूद रहता है, उस स्थिति को कहते हैं साइब्रिड। और साइब्रिड क्यों बनाया जाता है? साइब्रिड चूंकि इसमें दोनों ही जीनस का जीव द्रव्य आता है इसलिए इसमें मातृत्व गुण की मात्रा बढ़ जाती है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का अध्ययन करने के लिए साइब्रिड बनाए जाते हैं और उसमें मैटरनल कैरेक्टर मातृ पौधे के गुणों की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साइब्रिड की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो प्रोटोप्लास्ट के जीव द्रव्य संलयन से हाइब्रिड बनाए जा सकते हैं, साइब्रिड बनाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो उपयोगिता है वो ये है जीन ट्रांसफर के लिए। तो प्रोटोप्लास्ट संवर्धन का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इसमें कोई प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जीन का स्थानांतरण भी किया जा सकता है जिससे कई इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, कोल्ड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट आदि वैरायटी बनाई जा सकती है। इसलिए प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन किया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन, पहले प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण कैसे किया जाता है, संवर्धन कैसे किया जाता है, उससे प्लांट रीजनरेट कैसे किए जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कैसे होता है, ये एक डिटेल टॉपिक है। इसका अपन जब इसका अध्ययन बाद में करेंगे, लेकिन ये एक परिचयात्मक या इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि टिश्यू कल्चर की सहायता से किसी भी पौधे का जीव द्रव्य का संलयन किया जा सकता है और दो अलग अलग स्पीसीज के संलयन से या और से फ्यूजन से नए हाइब्रिड भी बनाए जा सकते हैं, साइब्रिड भी बनाए जा सकते हैं। और जीव द्रव्य का उपयोग जीन ट्रांसफर के लिए भी काम में लिया जा सकता है। तो ये है जीव द्रव्य का
उपयोग। दूसरा है नेक्स्ट इसकी उपयोगिता है कि वाणिज्यिक स्तर पर द्वितीयक उपापचय पदार्थों का उत्पादन करना। टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा, उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा जो द्वितीयक उपापचय पदार्थ है उनका वाणिज्यिक स्तर तक उत्पादन किया जा सकता है। अब द्वितीयक उपापचय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पहले तो प्राथमिक उपापचय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एल्केलॉइड, वोलेटाइल ऑयल, टर्पिनॉइड, फ्लेविनॉइड, एल्केलॉइड, टर्पिनॉइड, फ्लेविनॉइड आदि, क्या हुआ अभी लाइट गई, आदि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। तो अब इसमें टिश्यू कल्चर विधि क्यों फायदेमंद है? टिश्यू कल्चर इसमें मेथड फायदेमंद इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कोई एल्केलॉइड किसी प्लांट की रूट में मिलता है, तो प्रकृति में उस एल्केलॉइड को प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में उन पौधों की बलि देनी पड़ती है, उन पौधों को नष्ट करना पड़ता है, तब जाके 1 या 2 ग्राम एल्केलॉइड प्राप्त होता है। इससे प्रकृति में जो वेजिटेशन है या उस पौधे की जनसंख्या है वो विलुप्त होने के कगार तक पहुंच जाती है। इसके विपरीत अगर उस पौधे की एक कोई पत्ती या कोई भी स्टेम का टुकड़ा लेके उत्तक संवर्धन विधि काम में ली जाए तो उस एक पत्ती के टुकड़े या पौधे के स्टेम के टुकड़े या पौधे के किसी भी भाग के टुकड़े को उसका संवर्धन करके टन्स में कैलस बनाया जा सकता है। नॉट किलोग्राम, क्विंटल और टन्स में कैलस बनाया जा सकता है और उस कैलस से अलग अलग पौधे बना के उन पौधों की रूट से वो एल्केलॉइड प्राप्त किया जा सकता है। तो नेचर में बिना पौधे को डिस्टर्ब किए हुए केवल उसकी एक पत्ती, एक तने के टुकड़े या जड़ के टुकड़े को काम में लेते हुए एक प्रयोगशाला के अंदर सैकड़ों की मात्रा में पौधे बनाए जा सकते हैं और उनकी जड़ों से एल्केलॉइड प्राप्त किया जा सकता है जो वाणिज्यिक स्तर तक अपन उत्पादन कर सकते हैं। तो इससे प्रकृति में उस पौधे की जनसंख्या भी बच जाती है, प्रकृति में वो पौधा बच जाता है और बिना कोई इतना प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हुए एक लिमिटेड फैसिलिटी में एक वाणिज्यिक स्तर पर, एक कॉमर्शियल लेवल पर उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को उत्पादन किया जा सकता है। तो ये है दूसरी इसकी एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर की, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये बहुत ही उपयोगी मेथड है। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।